नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार स्पेशल चर्चा में आज बिहार में होने वाले उपचुनाव की चुनाव आयोग दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है और उसमें कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके साथ उपचुनाव की भी घोषणा किए जाने की संभावना बन रही है। लेकिन सवाल है कि इन चारों सीटों पर एनडीए और इंडिया दोनों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है। सवाल यह भी है कि बिहार में अनंत सिंह को सजा दिलाने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर से जो AK-47 की बरामदगी का दावा पुलिस ने किया था, वो 16 अगस्त 2019 को बरामदगी दिखाई गई। लेकिन 27 अगस्त 2019 के दैनिक भास्कर अखबार में वो लपेटी हुई AK-47 कैसे बता दी गई? क्या 27 अगस्त का दैनिक भास्कर अखबार 11 दिन पहले ही छप गया था? क्या है ये पूरा मामला? और इसके साथ चिराग पासवान बंगाल में एक महिला के ऊपर हुई विभत्स घटना पर तो बोल रहे हैं, लेकिन जहां से उनकी पार्टी के सांसद आते हैं और जिस मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? लालू छपरा गांव की घटना पर चिराग पासवान चुप क्यों? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे कि 16 अगस्त को 2019 को मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के घर से दावा किया गया कि बिहार पुलिस ने AK-47 एक अखबार में लपेटा हुआ बरामद किया है। वो पूरी खबर इस प्रकार है ऋषि जी। पूरी खबर दरअसल ये है कि अनंत सिंह के घर से जो AK-47 मिलने का दावा किया गया, उस केस में पुलिस ने 16 अगस्त 2019 को हथियार बरामद करने का दावा किया और यह केस SHO के बयान पर दर्ज हुआ। SHO के बयान पर दर्ज हुआ, जबकि जिस अखबार में हथियार लपेट कर रखने का दावा किया गया वो अखबार 27 अगस्त 2019 का था, 11 दिन बाद का था। क्या दैनिक भास्कर अखबार 11 दिन बाद का 11 दिन पहले ही छप गया था? ये क्या माजरा है? क्योंकि हाई कोर्ट में इस केस में बरी होने में अनंत सिंह के ये बहुत बड़े सबूत के तौर पर लिया गया है कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है। क्या है ये पूरा माजरा? किस तरह से पुलिस की मोडस ऑपरेंडी है काम करने की? अब देखिए, ये करिश्मा बिहार में ही हो सकता है और ये करिश्मा हमारे बिहार पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, ईमानदार अधिकारी ही कर सकते हैं। और उन्होंने पूरे ईमानदारी और अपनी कर्तव्यनिष्ठा को निभाते हुए तुरंत उन्होंने छापामारी की होगी। तुरंत उन्होंने वहां से AK-47 की बरामदगी, मतलब AK-47 वहां से बरामद हुआ वो होगा। और इतनी कर्तव्य निष्ठा में मतलब इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया है कि 16 अगस्त को ये 47 बरामद करते हैं और जिस पेपर में वो लपटा होता है वो 27 अगस्त का होता है। अब समझ जाइए, हमारे बिहार पुलिस इतने ईमानदार, इतने कर्तव्यनिष्ठ, शायद ही हिंदुस्तान में किसी राज्य का पुलिस इतना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होगा, इतने तन्मयता से काम करता होगा कि देखिए आश्चर्य की बात है। और इसी पॉइंट को अनंत सिंह के एडवोकेट ने रखा कि किस प्रकार से अनंत सिंह को फ्रेम किया गया है। कि पुलिस अपने ही बयान में ये कहती है कि जब अनंत सिंह के घर पे यानी गांव में पुलिस छापामारी करती है 16 अगस्त 2019 को, तो AK-47 वहां मिलती है और वो AK-47 जो है किसी अखबार में लिपटा होता है। जब इसकी पंचनामा किया गया होगा या जब इसका रिकॉर्ड खंगाला गया होगा या देखा गया होगा तो वो अखबार 27 अगस्त का निकलता है। तो सवाल ये है कि बिहार पुलिस किसके इशारा पे काम कर रही थी? अनंत सिंह बाहुबली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट के न्यायालय के नजर में साक्ष्य के अभाव में वो बरी हो गए हैं, ये अलग बात है। लेकिन इस मामले में तो इनोसेंट बिल्कुल लग रहे हैं। जिस प्रकार से जो सबूत वहां की स्थानीय पुलिस ने और लिपि सिंह ने जो प्रेजेंट किया है कोर्ट में, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे, किसी के दबाव में
अब वो व्यक्ति कौन था? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अनंत सिंह उस समय राजद में थे, राजद की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, कांग्रेस से उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस से उनकी पत्नी लोकसभा के चुनाव लड़ी थी, और चुनाव किसके विरुद्ध लड़ी थी एक कहने की जरूरत नहीं है। वो कौन व्यक्ति है, कितना ताकतवर है जेडीयू में, तो यही बात तो तेजस्वी यादव ने कल पूछा है कि कल जब हमारे साथ थे तो वो शैतान थे, अपराधी थे, आज आपके साथ आ गए हैं तो साधु हैं, साक्ष्य के अभाव में उनको बरी कर दिया जाता है। तो यही परिपाटी, यही परंपरा हमारे राज्य के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक है। जब आपके साथ होते हैं तो साधु होते हैं ऋषि जी, और इसमें आपके साथ नहीं हो तो शैतान होते हैं। जी, पहली चीज ऋषि जी, इसमें दो बातें हो सकती है। पहली चीज ये है कि पुलिस का दावा है कि 16 अगस्त 2019 को उनके घर से बरामद किया, जबकि कोर्ट में प्रोड्यूस करने का काम 27 अगस्त के बाद हुआ है। अब सवाल ये है कि दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, या तो वो बरामदगी पुलिस ने गलत लिखा 16 अगस्त को नहीं 27 अगस्त के बाद हुई होगी, या 27 अगस्त के ही दिन हुई होगी या उसके बाद हुई होगी। क्योंकि अखबार में लपेट कर घर में अगर कोई हथियार रखेगा तो सेम डे के अखबार में तो रखेगा नहीं, उसी दिन के अखबार में लपेट रहे हैं पुलिस आ रही है हमारे घर बरामद करने। भाई जब पुलिस का उसको अंदेशा होगा तो पहले ही हथियार हटा देगा घर से। वो 1 साल 1.5 साल 6 महीने पुराना अखबार हो सकता है, या फिर अनंत सिंह को बदनाम करने के लिए किसी के इशारे पर यह काम हुआ होगा कि AK-47 कहीं से ले आया गया होगा, फिर उसको अखबार में जल्दी जल्दी लपेटने में तारीख लोग देखे नहीं होंगे किस अखबार में लपेट रहे हैं, और उसमें 16 अगस्त की तारीख डाल दी गई होगी, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, आपको मालूम है। और कोर्ट ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नकारते हुए ही उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। स्वाभाविक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार पुलिस के सिपाही, स्वाभाविक है कि आप SHO और SP और DSP तो जाते नहीं है सब काम खुद करने, उनके साथ कौन होते हैं? सिपाही लोग होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, वही लोग साथ में होते हैं जो ये सब काम करते हैं, जो बरामद करते हैं, फिर बरामदगी की लिस्ट बनाते हैं, ये सब काम वही लोग करते हैं। तो क्या वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही रची जा रही हो तो 16 अगस्त के पहले का अखबार लगाएं? देखिए मेरा सवाल उससे थोड़ा अलग है अभिषेक जी, और मैं माननीय न्यायालय से और तमाम दर्शकों से इसको लेकर अनुभव साझा करने का रिक्वेस्ट करेंगे, अपने ओपिनियन देने का रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि कोर्ट में दो पक्ष है, एक पक्ष ने किसी व्यक्ति पे आरोप लगाता है, चाहे वो पक्ष पुलिस ही क्यों ना हो, चाहे वो पक्ष राज्य सरकार ही क्यों ना हो, और अगला पक्ष जब इनोसेंट साबित हो जाता है, तो क्या माननीय न्यायालय या कोर्ट में यह परंपरा है, यह सिस्टम है कि जिस व्यक्ति ने गलत आरोप लगाया है उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हो? यदि अनंत सिंह को फंसाया गया तो किसी ने तो फंसाया होगा। ये सवाल लिपि सिंह और स्थानीय SHO या स्थानीय थाना से माननीय न्यायालय को पूछना चाहिए कि आपने ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरी किसके दबाव में किया, आपने वहां 47 किसके दबाव में रखा? तो क्या इन अधिकारियों, यदि अनंत सिंह इनोसेंट हैं, यदि मैं लगा रहा हूं, यदि अनंत सिंह इनोसेंट है, अनंत सिंह के विरुद्ध एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही थी, तो कौन था वो व्यक्ति? ये क्या न्यायालय की जिम्मेवारी नहीं है पता करने की? उस व्यक्ति को सजा दिया जाए, क्योंकि देखिए ऐसे थ्योरी से बहुत से लोग पीड़ित है। मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हमारे ही परिवार में किसी एक व्यक्ति को पर्सनल खुन्नस के कारण किसी अन्य केस में फ्रेम कर दिया जाता है। वो बेचारा पत्रकार आदमी, अब बेचारा थाना और कोर्ट का चक्कर लगाते हुए उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। और सनी देओल ने बिल्कुल सही कहा है, तारीख पे तारीख। वो बेचारा इनोसेंट है, अब उसको साबित करना है कि हम इनोसेंट हैं। यदि 10 साल के बाद वो साबित भी कर देगा कि इनोसेंट है, तो मेरा सवाल माननीय न्यायालय से है कि जिसने गलत ढंग से गलत कंस्पिरेसी थ्योरी तैयार करके उस व्यक्ति को फ्रेम किया है, उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय ने क्या कार्रवाई किया? जी, उसके 10 साल कैसे लौटाएंगे? क्योंकि उस व्यक्ति ने अगले व्यक्ति का चारित्रिक हत्या किया, दूसरा कोर्ट का समय बर्बाद किया,
जो हमारे पुलिस सिस्टम है उसके एनर्जी को बर्बाद किया, उसके टाइम को बर्बाद किया। तो क्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो अपने पर्सनल खुन्नस के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए किसी व्यक्ति को गलत केस में फ्रेम कर देता है? मान लीजिए अभिषेक जी, आप दिल्ली रहते हैं, आप 1-2 दिन के लिए मोतिहारी किसी काम से किसी फंक्शन में गए और आपके विरुद्ध उसी दिन कोई घटना गांव में हुई और आपका नाम उस केस में जोड़ दिया गया। अब आप साबित करते रहिए कि हम इनोसेंट हैं। थाना, कोर्ट, पुलिस, एसएचओ, डीएसपी तमाम लोगों को मैनेज करते रहिए और 10 साल के बाद यदि आप इनोसेंट साबित भी हो जाते हैं तो मेरा सवाल माननीय न्यायालय, हमारे पुलिस सिस्टम से है, क्या जिस व्यक्ति ने गलत ढंग से चार्ज फ्रेम किया है, आरोप लगाया है, गलत केस में उस व्यक्ति का नाम जोड़ा है, उसके विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करेंगे? जी ऋषि जी, एक सवाल इसमें और उठता है। एक तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है, एक बिहार में, चूंकि ललन सिंह का उस दौर का एक स्टेटमेंट वायरल होता है कि वो होम्योपैथी इलाज करते हैं। होम्योपैथी इलाज लोग कहते हैं कि बीमारी को जड़ से भगाने के लिए, ऐसी मान्यता है, मैं उन पर भरोसा नहीं रखता। मैं सभी प्रथाओं का सम्मान करता हूँ, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, सबका। लेकिन लोग कहते हैं कि होम्योपैथ में बीमारी जड़ से खत्म की जाती है। और ललन सिंह कहते हैं कि उस दौर में कहा करते थे कि हम होम्योपैथी इलाज करते हैं, इसी बात पर कहा। तो क्या ये ललन सिंह ने की तरफ से अनंत सिंह के होम्योपैथिक इलाज की कथित कोशिशों का नतीजा थी? सवाल तो सबसे बड़ा यहाँ उठता है ऋषि जी कि लोअर कोर्ट ने तो सजा दे दी, हाई कोर्ट ने बरी किया है, लोअर कोर्ट ने क्या ये फैक्ट नहीं देखा? जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि इस देश की अधीनस्थ न्यायालय जमानत के मामले में दबाव में काम कर रही है। क्या आप सजा देने के मामले में भी दबाव में काम कर रही है? देखिए, लोअर कोर्ट में भी अभिषेक जी मैं बताऊं, आश्चर्य लगता है कि 34 लोगों ने अनंत सिंह के पक्ष में गवाह दिया। अब मात्र 13 या 14 लोगों ने अनंत सिंह के विरुद्ध में, यानी राज्य सरकार के पक्ष में बयान दिया। और फिर भी लोअर कोर्ट ने पनिशमेंट जो है अनंत सिंह के विरुद्ध में पनिशमेंट उन्होंने पनिशमेंट, लोअर कोर्ट से अनंत सिंह को पनिशमेंट मिला था, जिसको हाई कोर्ट ने उस मामले को क्वेश कर दिया है। सवाल ये उठता है कि लिपि सिंह या उस समय के तमाम पदाधिकारियों से माननीय न्यायालय क्या पूछताछ करेगी? क्या अपने वो समन जारी करेगी कि आपने किसके दबाव में इस प्रकार के कंस्पिरेसी थ्योरी को गढ़ा, किसके दबाव में आपने अनंत सिंह को फंसाने का प्रयास किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, पप्पू देव की जो हत्या हुई, पप्पू देव की एक तरह से हत्या हुई। पप्पू देव को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो स्वस्थ था, खुद से चल रहा था, खुद से अपने पैरों पे चलकर वो थाना गया था और उसके कुछ घंटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। ऋषि जी, तो इस प्रकार का थ्योरी जो है, ऋषि जी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले की खबर है, 2-4 मिनट पहले की, प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया है राजद ने कि जो है कि पैसे दे देकर लोगों को, कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, राजद कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों को। उस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बालू और शराब माफियाओं से लूटे हुए पैसे जो जमीन लिखवाए हैं और मॉल बनवाए हैं, उसी पैसे से कम अपने कार्यकर्ताओं को रोक लीजिए। क्या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बिहार की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि चुनाव करीब आ गए हैं? प्रशांत किशोर की पार्टी अभी औपचारिक तौर पर फॉर्म नहीं हुई है, 2 अक्टूबर को फॉर्म हो रही है, अभी भी समय है 1.5 महीने प्रशांत किशोर की पार्टी बनने। लेकिन इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, निशाने पर प्रशांत किशोर को लेने का एक मतलब तो साफ निकलता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक ठीक ठाक ताकत बन चुके हैं, तभी उनसे मुख्य धारा की पार्टियां घबराई हुई है। प्रशांत किशोर से पहले एक महिला बिहार की राजनीति में एंट्री की थी, आपको याद होगा, पुष्पम प्रिया में क्या बोले, पुष्पम प्रिया। पुष्पम प्रिया के विरुद्ध पुष्पम प्रिया के विरुद्ध आपने देखा होगा कि किसी नेता ने इस प्रकार का बयान या किसी पार्टी ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया। लेकिन प्रशांत किशोर के विरुद्ध इस प्रकार का बयान, वो भी बिहार के जो टॉप 3 पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें खासकर राजद और जेडीयू की तरफ से जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के हर डेवलपमेंट पे ये लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका क्या कंक्लूजन है, इसका क्या मायने है अभिषेक जी?
कहीं न कहीं प्रशांत किशोर अपने जड़ें जो हैं बिहार में जमाना शुरू कर दिया है और इनके जो जड़ें जम रहे हैं, इनके जो पैन बिहार अपना संगठन खड़ा करने में सफल होते हुए दिख रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राजद और जेडीयू में बेचैनी है और यही कारण है कि राजद जो है हर 2-3 दिनों पे प्रशांत किशोर पे इस प्रकार का हमला बोलती है। आपने बजाबते प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही कहा कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह को एक पत्र जारी करके कहना पड़ता है कि आप प्रशांत किशोर पांडे बिल्कुल। तो आजकल पत्रकार भी जब जाते हैं तो प्रशांत किशोर पांडे करके मतलब उनसे सवाल किया जाता है, जबकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पिता का नाम पन्ना पांडे है, मेरा नाम पूरा नाम प्रशांत किशोर है, मैं टाइटल नहीं लगाता हूँ। तो कहीं न कहीं जो कुछ पत्रकारों में भी एक वर्ग है कि उनको फ्रेम करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये ब्राह्मण जाति से, तो ब्राह्मण जाति या भूमिहार जाति या राजपूत जाति से आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है कि यदि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करता हूं तो सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं को दूंगा। तो ये कौन सा वो गुनाह कर रहे हैं? अच्छा, एक थ्योरी प्रशांत ऋषि जी बिहार में चल रही है और मुझे कई लोगों ने बताया, नाम खोलना उचित नहीं है कि कौन से लोग बता रहे थे, कि बिहार में प्रशांत किशोर यदि ब्राह्मण न होकर भूमिहार या राजपूत होते तो प्रशांत किशोर की राजनीति ज्यादा चमक सकती थी, क्योंकि उनके साथ जुड़ने वालों में कास्ट तो है, जो भाजपा के वोटर है वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ब्राह्मण और राजपूत का कुछ नेता भले ही उनके साथ चला जाए, ब्राह्मण और राजपूत वोटरों के बीच में प्रशांत किशोर को लेकर अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये राजनीति अगर अपर कास्ट की राजपूत या भूमिहार के हाथ में रहे तो बेहतर। ये मानसिकता बनी हुई है बिहार के अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि इसीलिए अपर कास्ट के बीच प्रशांत किशोर राजपूत और भूमिहार समाज के बीच शंका की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। कारण क्या है इसमें? मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूँ। आप बता दीजिए कौन से ऐसे भूमिहार नेता हैं बिहार में जो आज शीर्ष पे हैं, किसी पार्टी के हेड हैं, या कि उनके नाम पे पूरे पैन बिहार भूमिहार समाज एक तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, वोट देने को तैयार हो जाएगी। कोई भूमिहार नेता का नाम बताइए, है आपकी नजर में? बताइए कोई ऐसा एक राजपूत नेता है कि एक बार वो हाथ खड़ा करेंगे, अब पैन पूरा राजपूत जो है पूरे बिहार में एक पार्टी की तरफ ऋषि जी, हकीकत यही है बिहार में कि बिहार के अंदर श्री कृष्ण सिंह के बाद भूमिहार समाज का कोई सर्व स्वीकार्य नेता नहीं हुआ, सत्येंद्र नारायण सिंह के बाद राजपूत समाज का सर्व स्वीकार्य नेता नहीं हुआ, और जगन्नाथ मिश्र की जो स्थिति थी वो ब्राह्मणों के बीच नहीं बल्कि ब्राह्मणों के बीच के एक हिस्से माने जाने वाले मैथिल ब्राह्मणों के ही वो नेता बन के रह गए। पैन बिहार ब्राह्मण का कोई नेता कभी आज तक बना ही नहीं, ये स्थिति रही है। मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखिए बिहार में 2-3 नेता ऐसे हैं जिनके नाम पे वोट मिलते हैं आज भी। एक लालू यादव है, दूसरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे कुर्मी कुशवाहा का वोट उधर ही जाएगा। लालू यादव जिधर जाएंगे लालू यादव जिधर जाएंगे वो यादव मुस्लिमों का वोट उधर ही जाएगा। और तीसरा कोई एक नेता बता दीजिए जिनके नाम पे उनको छोड़कर पार्टी के किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट मिलता हो, उस समाज का जिस समाज से वो नेताजी आते हैं। सम्राट चौधरी क्या भागलपुर में दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में वो वोट दिला पाएंगे कुशवाहा समाज का? हाँ, एक नाम आप ले सकते हैं, लेकिन बेचारे अभी वो गर्दिश में है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज में थोड़ा मोड़ा रिस्पेक्ट है, लेकिन जिस प्रकार से वो पार्टी बदलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला तो उसके कारण उनकी थोड़ा जो है रिस्पेक्ट कम हुई है। लेकिन 2 नेता तो ऐसे हैं जिनके बलबूते वो अपने बलबूते अपने पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को वोट दिला पाते हैं, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। लेकिन ये दोनों ऊपर से अलग गठबंधन में रहे या एक गठबंधन में रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में तो बिहार में सभी जानते हैं कि चाहे इनका गठबंधन साथ रहे या अलग रहे, ये दोनों एक ही चीज, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये अंदर से हमेशा एक ही रहते हैं। ये बात आप बिहार में किसी से पूछिए, सब कहते हैं कि ये दोनों अंदर से एक ही रहते हैं और दोनों की स्ट्रेटजी रहती है कि देखते रहो भाई, राजनीति किसी तीसरे के हाथ में ना चली जाए।
क्या प्रशांत किशोर ने इस पूरे नैरेटिव को बदलने की दिशा में कोई प्रयास किया है? देखिए, लालू यादव जी बीजेपी का भय दिखाते हैं मुसलमानों को। नीतीश कुमार लालू यादव का भय दिखाते हैं कि भैया इनको लाओगे तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का आपने देखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के, सही आपने कहा, एक दूसरे के मतलब सिक्के के दो पहलू जो होते हैं ना, वो हैं। सिक्के तो एक ही हैं लेकिन दो पहलू हैं। प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर का जो टेस्ट जो है 2025 विधानसभा चुनाव में होगा, वो कितने सीटें जीतने में सफल होते हैं, वोट परसेंटेज क्या होता है, लोगों में उनके प्रति क्या रिस्पांस होती है, लेकिन उनके जो विषय हैं, उनके जो एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि आगामी चुनाव में एक ऑप्शन के रूप में वो जरूर उभरेंगे और लोग उनको पसंद करेंगे। लेकिन अभी ये देखना होगा कि वो उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार से करते हैं, एक नैरेटिव बनाने में किस प्रकार से सफल होते हैं, ये तमाम चीजों को देखना होगा। और जब तक आप परीक्षा में बैठेंगे नहीं और रिजल्ट आएंगे नहीं, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस बच्चे में कितना प्रतिभा है, कितना प्रतिभा नहीं है। जी। तो अभी परीक्षा हो जाने दीजिए 2025 का। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजद और जेडीयू में, खासकर इन दो पॉलिटिकल पार्टियों में खलबली है प्रशांत किशोर को लेकर, और नीतीश कुमार इन दोनों थोड़ा अनबैलेंस दिख रहे हैं। तो उसमें एक कारण प्रशांत किशोर की जो इमर्जिंग है, उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी, एक सवाल आज चिराग पासवान ने उठाया। चिराग पासवान बिहार के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने बंगाल में महिला के साथ जो दुराचार की, दुष्कर्म की घटना हुई, विभत्स घटना, उस घटना पर उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री के रहते बताइए महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत गंभीर स्थिति है बंगाल की। लेकिन जिस लालू छपरा गांव में बिहार में बंगाल से भी विभत्स घटना हुई है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उस लालू छपरा गांव की घटना जो उन्हीं की पार्टी के एक सांसद के संसदीय क्षेत्र में आता है और उनकी पार्टी के वो सांसद भी महिला ही है, उस घटना पर चिराग पासवान की तरफ से उतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कारण क्या है? देखिए, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं। संजय राय, जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो संजय राय 40 वर्ष से अधिक का वो व्यक्ति, उसकी पत्नी मर चुकी है और वो दोबारा शादी करना चाह रहा था और इस परिवार को कई महीनों से धमका रहा था कि मैं तो आपके छोटी बेटी जो 9th क्लास की स्टूडेंट थी, उससे वो शादी करना चाहता था और दबाव बना रहा था। और संजय यादव जो है, जिसको संजय राय आपने नाम सुना होगा, वो उस एरिया का दबंग व्यक्ति है और घटना से ठीक 3 दिन पहले उस परिवार को धमका के गया था कि यदि आप अपनी बेटी की शादी हमसे नहीं कराएंगे तो मैं आपकी बेटी का अपहरण कर लूंगा। और ठीक 3 दिन के बाद उस लड़की का अपहरण होता है और अपहरण, मैं बताऊं, माता पिता के मौजूदगी में होता है। अब समझ जाइए वो आदमी किस प्रकार का दबंग है कि जब उस लड़की को घर से उठाया गया तो उस समय उनके माता पिता और भाई मौजूद थे। प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी उस लड़की को उठा के रात में ले जाया उस व्यक्ति ने, और उसके साथ सामूहिक रेप करने की जो खबरें आ रही हैं, उस बच्चे के साथ सामूहिक रेप किया जाता है और उसके इनर पार्ट्स में दुराचार की जो घटना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके इनर पार्ट्स में 50 से अधिक बार वार किया गया। उस बच्ची के शरीर के ऊपरी हिस्से को काट दिया गया। मैं उस नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मुझे शर्म आती है। जी। और उसके बाद गला रेत पर हम चर्चा कर चुके हैं ऋषि जी, उस बात पर चर्चा कर चुके हैं। चर्चा मैं आ रहा हूँ। उसके बाद गलाल पर बोल रहे हैं जी। उसके बाद गला उसका प्राण ले लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि जहां ये घटना हुई है वो पारू थाना के अंदर, पारू थाना अंतर्गत लालू छपरा पंचायत की ये घटना है। और पारू का जो विधायक है वो बीजेपी से है, अशोक सिंह। और पारू जिस संसदीय क्षेत्र में आता है वो लोजपा, वहां से लोजपा का सांसद है श्रीमती बीना देवी, जिनके पति जेडीयू से एमएलसी हैं दिनेश सिंह। और बीना देवी कल तक, यदि मैं सही हूं, कल तक बीना देवी उस घटना स्थल पर जाना भी मुनासिब नहीं समझा है, एक बयान देना भी मुनासिब नहीं समझा है। हालांकि इसको लेकर विजय सिन्हा जो प्रभारी
मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के, उन्होंने बयान दिया है। लेकिन 15 अगस्त के दिन जो झंडा तोलन करने मुजफ्फरपुर आते हैं, लेकिन घटना स्थल पर जाना भी मुनासिब विजय सिन्हा नहीं समझते हैं। जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो पारू से हाजीपुर की दूरी बहुत नाम मात्र की है जी। यदि आप देखें, पारू साहेबगंज से दूरी जो है क्या कहते हैं आपको, हाजीपुर की, और बहुत नाम मात्र की है। और हाजीपुर वैशाली संसदीय क्षेत्र सटा हुआ क्षेत्र है। तो मैं जानता हूँ लालगंज तक, देखिए लालगंज तक तो चिराग पासवान का ही क्षेत्र है। और बच्ची जो है महादलित परिवार से समाज से संबंध रखती है। और जिस प्रकार से नृशंस घटना हुई है, किया गया, उस नृशंस घटना हुई है वहां, चिराग पासवान के पार्टी के एक अदना सा कार्यकर्ता भी जाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि बीजेपी के पूर्व विधायक और दलित समाज से आने वाली बेबी कुमारी कल गई थी। परिवारों को उन्होंने वहां पे सांत्वना भी दिया है, कार्रवाई का भरोसा भी दिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया है, दलित की राजनीति सबसे बड़ा सवाल ये आपने उठाया है कि जो दलित समाजों के राजनीति करने वाले, महादलित समाज के राजनीति करने वाले नीतीश कुमार, दलित समाज की राजनीति करने वाले चिराग पासवान आज तक उस घटना पे बयान देना भी मुनासिब नहीं समझे हैं। चिराग पासवान जाना तो दूर, वो बंगाल पे बोलना। मैं आपको एक खबर और दे दूं, न्यूज लॉन्चर के इस अभियान के बाद 15 अगस्त के सुबह तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बयान दिया है। अब समझ जाइए, नेता प्रतिपक्ष को 12 अगस्त की घटना है और नेता प्रतिपक्ष जो हैं 15 अगस्त के सुबह ये बयान देते हैं और सरकार से सवाल करते हैं। तो समझ जाइए हमारे नेता कितने सजग हैं। और सबसे बड़ा सवाल चिराग पासवान से लेकर है, आपसे अच्छे तो आपके चाचा निकले पशुपति पारस ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने का मांग किया है, लेकिन चिराग पासवान का और चिराग पासवान से संबंधित पार्टी के नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। घटनास्थल पर जाना तो बहुत दूर की बात है। तो समझ सकते हैं, दलित भाइयों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो आपके रहनुमा बनते हैं वो आपके चीजों को आपके विषय को लेकर कितने गंभीर हैं। और जो लालू छपरा में घटना हुआ है, हृदय विदारक घटना है। मैं मानता हूं कि कलकत्ता में जो घटना हुई है उससे बड़ी घटना है। उस बच्ची का शरीर छत बिछत कर दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से लोग कैजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कम से कम न तो स्वस्थ राजनीति है और न ही स्वस्थ प्रशासन की दिशा में बिहार को लेकर जाता है। चलते हैं अब आखिरी सवाल पर ऋषि जी। आप समझ जाइए, 2 सेकंड लूंगा, समझ जाइए कि लखनऊ या दिल्ली में बैठी मायावती को इस विषय का संज्ञान है। लालू छपरा में जो नृशंस घटना हुई है उसका संज्ञान है, चंद्रशेखर रावण को है, लेकिन हमारे चिराग बाबू को नहीं है। हमारे तेजस्वी यादव को 15 अगस्त को उनकी कुंभकर्णी निंदा टूटती है। आप समझ जाइए, तमाम बड़े नेता कहाँ हैं आज जो गरीबों के रहनुमा बनते हैं, मंच से बड़े बड़े भाषण देते हैं, अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, गरीबों का नेता बताते हैं, गरीबों के हमदर्द बताते हैं। आज कहाँ है लालू छपरा में उस दलित परिवार के लिए, उस बच्ची के लिए। और मीडिया का एक बड़ा सेक्शन, मैंने तमाम बड़े संपादकों को मैसेज किया है, तमाम बड़े नेताओं को मैसेज किया है। कहाँ है कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, कहाँ है राहुल गांधी कलकत्ता के में हुए घटना का बयान देते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में जो ये नृशंस घटना हुई है उसको लेकर राहुल गांधी का कहाँ बयान आया है, अखिलेश प्रसाद सिंह का कहाँ बयान आया है। खबर आ रही है ऋषि जी, बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आज अभी 10-15 मिनट पहले नोटिफिकेशन आया है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पर हमले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। किसी भी तरह का हमला होने पर एफआईआर की जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी। यानी अगर किसी अस्पताल के डॉक्टर या स्टाफ के ऊपर कोई बदसलूकी या हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी एफआईआर कराने की उस संस्था के प्रमुख की होगी। यानी अगर संस्था का प्रमुख मैनेज हो जाए तो एफआईआर नहीं होगी, वो व्यक्ति खुद एफआईआर नहीं करा पाएगा, वो नर्स, वो डॉक्टर, वो खुद नहीं करा पाएगा। ये कौन सा फैसला है?
उत्तराखंड में भी ये घटना हुई है, नर्स के साथ हुआ है, फिर उसका मर्डर जी हुआ है। जी बीजेपी की सरकार है वहां, सवाल बीजेपी जी कांग्रेस की नहीं है। सवाल देखिए, यदि डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, शासन प्रशासन की है, लेकिन सवाल डॉक्टरों से भी है मेरा। जिस प्रकार से एसकेएमसीएच में एक गरीब बच्चे के इलाज के सही समय पे इलाज नहीं होने के कारण बच्चे की मौत हो जाती है, ऐसे डॉक्टरों पे कब कार्रवाई होगा? ऐसे डॉक्टरों जी पे जो लापरवाही बरतते हैं। मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर में ही एसकेएमसीएच में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके परिजन नाइट ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों के पास जाते हैं कि मेरे पेशेंट को देखिए, वो कोई मूवमेंट नहीं है उस पेशेंट का, उसको जूतों से पीटता है, और वो डॉक्टर उस पेशेंट को जूतों से पीटता है, उसके पेशेंट के परिजनों को। तो जी उन डॉक्टरों पे कौन कार्रवाई करेगा? अब एक खबर और है कि उत्तर प्रदेश के करहल उपचुनाव में लालू यादव के दामाद और मुलायम सिंह यादव के पोते, उनके बड़े भाई के पोते तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं समाजवादी पार्टी की। संभावना पहले भी जताई जा रही थी, उनका लेकिन टिकट हम कट गया बिहार था, जी उनका सांसद लेकिन का हम टिकट लौट कट गया था। जी 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 लेकिन हम बिहार पर आते हैं। आज चुनाव आयोग तकरीबन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है दिल्ली के विज्ञान भवन में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कुछ राज्यों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। हो सकता है, मैं कह रहा हूं, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हो सकता है। उसमें बिहार की भी 4 सीटें हैं, यूपी की 10 सीटें। बिहार की जो 4 सीटें हैं उसमें बेलागंज सुरेंद्र यादव की सीट है, रामगढ़ सुधाकर सिंह की सीट है, इमामगंज जीतन राम मांझी की सीट है, और तरारी सुदामा प्रसाद माले वाले सांसद जिन्होंने आरके सिंह को हराया उनकी सीट है। इन 4 लोगों की सीट है। तो एनडीए और महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है इन चारों सीटों को लेकर? देखिए, एक तो ये कंफर्म है, जीताराम मांझी के जो गया वाली जो सीट है इमामगंज, वहां जीताराम मांझी के परिवार के ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अब ये जीताराम मांझी को तय करना है कि उनके पुत्र लड़े या उनकी पुत्रवधू लड़े। ये रस्साकसी उनके परिवार में बनी हुई है। अब जीताराम मांझी को तय करना है। हालांकि राजद की तरफ से जो एक पत्थर तोड़ने वाली जो महिला को संसद भेजा गया था, उसका क्या नाम था? भागीरथी देवी। भागीरथी देवी जी। भागीरथी देवी की बेटी भागीरथी वहां देवी से नहीं, प्रबल, भगवतिया देवी। भगवतिया देवी। भगवतिया देवी की जो बेटी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी बेटी प्रबल दावेदार है, क्योंकि वो भी माझी समाज से बिलोंग करती हैं। हालांकि उदय नारायण चौधरी जो है खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव का जो इक्वेशन है कि माझी के बदले दूसरे किसी माझी को उतारा जाए, ताकि, क्योंकि वहां पे इमामगंज में आप देखेंगे दलितों में माझी की संख्या सबसे अधिक है। अब आते हैं तरारी में। हालांकि वहां पे उदय नारायण चौधरी भी एक सशक्त दावेदार है। अब लालू यादव को तय करना है कि उदय नारायण चौधरी पे दाव लगाते हैं, या जो भगवतिया देवी क्या बोले हैं, उनकी बेटी पे। दूसरा आप आते हैं तरारी पे। तरारी पे सुनील पांडे एक हॉट नेम है। हालांकि 2-3 बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं। सुदामा सिंह सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है वहां, सुदामा प्रसाद। तो वहां पे कोई राजू यादव करके हैं, शायद लेफ्ट के हैं राजू यादव जी, पिछली बार सांसद का चुनाव लड़े थे राजू यादव। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही, वो लेफ्ट की तरफ से करीब करीब है कि वही चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि सुनील पांडे जो गांधीवादी विचारधारा के नेता हैं, उनको क्या बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ाती है, या जेडीयू, क्योंकि बहुत बड़े समाजवादी सोच के हैं सुनील पांडे जी में बहुत खूबसूरती, एक अच्छी चीज ये है कि वो समाजवादी और गांधीवादी के सबसे बड़े फ्यूजन है। अब जेडीयू बीजेपी में वीडियो, नीतीश कुमार जब 2005 में नए मुख्यमंत्री बने थे, उसके कुछ ही महीनों बाद एक वीडियो 2006 में वायरल हुआ था। किसी को कह रहे थे ठोक दे भोजपुरी में, मतलब ये झूठा आरोप है। देखिए, सुनील पांडे जो है अपने आप में गांधीवादी और समाजवादी के फ्यूजन है, और बीजेपी जेडीयू में होड़ मचा हुआ है कि इस गांधीवादी प्लस समाजवादी को कौन अपने सिंबल पे लड़ा है। तो ये देखना होगा तरारी में। हालांकि तरारी में बीजेपी के पूर्व जो उम्मीदवार है, सुबोध सिंह जैसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, वो भी उनको, हालांकि 13,000 वोट आया था उनको मात्र, तो वो भी एक दावेदार है। तरारी में 2015 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह महागठबंधन की लहर में भी तीसरे नंबर पर है। हाँ,
वो भी बहुत मेहनती आदमी महागठबंधन के है, उम्मीदवार थे लेकिन तीसरे नंबर पर थे। वो भी बहुत मेहनती और जन समर्थन वाले सर नेता हैं, इसलिए 2004 तीसरे में नंबर। मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीता। उस 4 के चुनाव के बाद 7 या 8 इलेक्शन वो, उनकी पत्नी, उनके बेटे सब मिलाकर हार चुके हैं। कोई इलेक्शन नहीं जीतते लेकिन 2 बार राज्यसभा चले जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष का जुगाड़ भी कर लिया। जी। अब बाकी कौन और सीट रामगढ़, बचा? रामगढ़ रामगढ़ में तो बिल्कुल तय है, जगदा बाबू के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अजीत अब सिंह। बीजेपी की तरफ अब बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है ये देखना होगा। और चौथा कौन सा है सीट है? चौथा है सुरेंद्र यादव, जहां से विधायक थे बेलागंज। तो वो अपने बेटे देखिए को यदि लाना चाहते हैं लेकिन इफेक्ट बट चल रहा है राजद में। लेकिन एक बात आप जान जाइए, यदि जगदा बाबू के बेटे को यदि राजद यानी लालू यादव टिकट देते हैं तो सुरेंद्र यादव के बेटे को भी टिकट देना होगा, क्योंकि सुरेंद्र यादव वहां से 7 बार से लगातार विधायक है। और यदि आप किसी नए चेहरे पे प्रयोग करेंगे तो सुरेंद्र यादव का जो सपोर्ट है कितना मिलेगा ये लालू यादव भी समझते हैं। हालांकि लालू यादव जैसा चर्चा है कि लालू यादव नए प्रयोग करने के देखिए ऋषि पक्ष जी, में भी है, किसी नए चेहरे मैं को अपने उतारने के दर्शकों पक्ष को में है। बता दूं, लालू मैं एक अपने एक दर्शकों सेकेंड को एक सेकेंड लालू यादव वहां ये देखना चाहते हैं कि वहां पार्टी मजबूत है कि क्या एक या कोई एक व्यक्ति मौजूद है मजबूत है। सुरेंद्र यादव मजबूत है या राजद वहां मजबूत है। यदि राजद मजबूत होगा तो कोई नया चेहरा चुनाव लड़ेगा। यदि सुरेंद्र यादव मजबूत है, और सुरेंद्र यादव मजबूत दिख भी रहे हैं, उन्होंने सीट भी निकाल के दी है और 7 वर्ष से लगातार विधायक भी है, तो उनके पुत्र का अधिक संभावना है कि सुरेंद्र यादव के पुत्र वहां चुनाव। जी जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं ऋषि जी, सुरेंद्र यादव वो इकलौते राजद नेता थे जिनके बारे में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही माना जा रहा था कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में। जब लोकसभा चुनाव अनाउंस, अकेले राजद नेता जिस पर कोई भी दांव लगाने को तैयार था कि सुरेंद्र यादव तो जीतते जा रहे हैं। हम लोग भी और कई बार मुझसे चर्चा किए चुनाव के दरमियान, तो हम लोग यही कहते थे कि जहानाबाद के अलावा दूसरी सीट कौन सी होगी राजद की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कौन सी होगी। जहानाबाद हमने को कहा ना, एक्सेप्शन मान के चलते थे। हमने कहा ना जहानाबाद के बाद बक्सर। जी, आपने कहा था जहानाबाद के बाद बक्सर, फिर तीसरी चौथी की बात होती थी। तो सुरेंद्र यादव की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। चर्चा है वो सीट जनता दल यूनाइटेड अपने खाते में रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रहना चाहती है। चलते चलते आखिरी सवाल ऋषि जी, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। दिल्ली की बहुत दौड़ लगा रहे हैं सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल। भाजपा की कार्यकारिणी बनाने की बात है, चारों उपचुनाव की बात है, राज्यसभा की बात है, मुकेश सहनी के एडजस्टमेंट की बात है, या जो 2 सीटें खाली हुई है विधान परिषद की, सुनील सिंह और रामबली चंद्रवंशी की, इन दोनों में एक एक सीटें जेडीयू के साथ छीना झपटी की बात है। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार दौरे चल रहे हैं पटना दिल्ली के? देखिए एक इतना बात तो तो पता ये है कि वित्त मंत्री है, अर्थशास्त्र के जानकार हैं सम्राट चौधरी जी, तो शायद हो सकता है कि सीडीआर और दूसरे मसलों पर भी चर्चा करने दिल्ली आ रहे होंगे। मैंने आपको सीडीआर की डिटेल कल भेजी थी, देखी होगी आपने। जी जी जी। देखिए सम्राट चौधरी, एक बात तो आपको ये मानना होगा कि सम्राट चौधरी पे संशय बना हुआ था और संशय का ही रूप ये है, परिणाम है प्रदेश अध्यक्ष पद उनको गंवाना पड़ा है। और संभावना ये भी था कि उनको डिप्टी सीएम के पद से भी हटाया जा सकता है, लेकिन इन दिनों उन्होंने नीतीश कुमार से ट्यूनिंग अपनी बेहतर कर ली है। आपने देखा होगा कि जब वो बाल मुर्गा के अयोध्या से आए थे तो सबसे प्रसाद लेके वो घर जाने से पहले वो प्रसाद लेके सबसे पहले नीतीश कुमार के पास गए। तो नीतीश कुमार से ट्यूनिंग उनकी अच्छी हो गई है, तो उससे संकेत मिल रहा है कि वो उनकी जो डिप्टी सीएम का पद है वो बचा रहेगा, डिप्टी सीएम का पद नहीं जाने वाला है। दूसरी बात दिलीप जायसवाल दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की का गठन करना है और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में तमाम लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। तमाम जो घटक हैं पार्टी में, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके समर्थकों को एडजस्ट करना होता है। उस पर फिर राष्ट्रीय जो लीडरशिप है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उस पर रजामंदी लेनी होती है। तो इसी क्रम में दिलीप जायसवाल बार बार दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है, इस मंत्री को ड्रॉप करना है। 7-8 ऐसे मंत्री हैं बीजेपी से जिनको ड्रॉप करने की बातें चल रही है। तो तमाम ऐसे घटनाक्रम है, जो कुछ सीटें भी खाली हुई है विधान परिषद जैसा आपने कहा, उसको भी लेकर गुना भाग चल रहा होगा। तो इसी क्रम में इन नेताओं का दिल्ली आना जाना है और कोई बड़ा और कोई डेवलपमेंट मुझे अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। जी
ऋषि जी, आपने तो आज बिहार की राजनीति से लेकर बिहार में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम मुद्दों का धागा खोल कर रख दिया है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये विशेष परिचर्चा बहुत पसंद आएगी और अपने दर्शकों से हम अपील करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऋषि मिश्रा जी का भी एक चैनल है, ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट, उस पर भी उसे भी आप सब्सक्राइब करें और जरूर देखें। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम ऋषि मिश्रा जी वहां डिस्कस करते रहते हैं। आज की इस विशेष परिचर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।